नमस्कार दोस्तों, पढ़ोना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ और आपको हम बताते हैं एमएस वर्ड का उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका यूज ऑफिस के विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे किसी प्रकार के दस्तावेज वगैरह बनाना तो हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। रिज्यूम, बायोडेटा, लेटर पैड, लेटर हेड इत्यादि कार्यों के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इसे ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने वर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ऑफिस वर्ड 2021 को पढ़ाने वाले हैं। ये मेरे पास एमएस ऑफिस का अपडेटेड वर्जन है 2021 वाला, जो कि आप मेरे कंप्यूटर में देख सकते हैं। 2021 वाला है, अभी 2019 यहाँ पे शो कर रहा है, दोनों इंस्टॉल है इसलिए वो शो कर रहा है। आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर में 2019 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पुराने वर्जन 2016 को भी डाल सकते हैं या 2013 अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप उसे भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2021 है तो इसके लिए हम स्टार्ट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आएगा वर्ड वर्ड पे क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेंगे। इसका दूसरा तरीका ओपन करने के लिए कि आप यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आप खुद ब खुद सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ वर्ड और यहाँ से वर्ड को क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। इनके अलावा आप इसे चाहें तो रन कमांड से ओपन कर सकते हैं। जब भी आपको रन से कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना होता है तो उसके विंडोज बटन के साथ आर बटन आता है, यानी आप अपने कंप्यूटर में विंडोज बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये रन कमांड आ जाएगा। और रन कमांड का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट, फाइल, फोल्डर, कुछ भी ओपन करना होगा तो हम यहाँ पे रन कमांड का यूज कर सकते हैं। यानी रन कमांड का उपयोग विभिन्न प्रकार के फाइल, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, इंटरनेट की कोई वेबसाइट या किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्ट ओपन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है तो इसके लिए आपको विन वर्ड लिखना होगा और विन वर्ड लिख करके जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इससे आप चाहे तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में किसी भी लेटर में लिखेंगे विन वर्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परंतु इसके बीच में स्पेस नहीं देना है क्योंकि जो रन कमांड होता है वो स्पेस के पहले तक के ही कैरेक्टर्स को पढ़ता है। तो अगर आपको कभी भी एमएस वर्ड को ओपन करना होगा तो आप विन वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखिए, स्मॉल लेटर में लिखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑप्शन आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे पहले से बने बनाए कुछ टेम्पलेट दिखाई देते हैं। इन टेम्पलेट का यूज करके अगर आपको कोई रिज्यूम बनाना है, कोई बायोडेटा बनाना है या अन्य किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट बनाने हो तो आप इससे बना सकते हैं। इसमें तमाम तरीके के दिए हुए हैं यहाँ पहले से टेम्पलेट, आप चाहें तो इस टेम्पलेट का यूज करिए। अदरवाइज अगर आप बिगिनिंग से शुरू से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। दोस्तों, जब कभी भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करते हैं तो जो सबसे ऊपर वाली ये जो पट्टी दिखाई देते हैं इसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। यानी जो ऊपर वाली पट्टी दिखाई देती है इसे हम टाइटल बार कहते हैं और यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं, जिनमें ये बटन जो होता है मिनिमाइज करने का काम करता है। जब भी कोई एप्लीकेशन को ओपन करना होता है तो हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। यानी जब भी हम किसी अदर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस सिचुएशन में हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। वापस इसमें क्लिक करके हम ला भी सकते हैं। इनके अलावा ये जो बटन दिखाई दे रहा है इसे हम रिस्टोर डाउन के नाम से जानते हैं। इस पे क्लिक करके इसकी साइज को हम छोटा कर सकते हैं, वापस हम बड़ा कर सकते हैं। एक बार आपने रिस्टोर डाउन कर लिया तो इसे आप टाइटल पे मेन्यू को ला करके यानी कर्सर को ला करके आप इधर इधर इसे मूव भी कर सकते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो इनकी साइज को यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, यानी इन्हें छोटा भी किया जा सकता है अपने हिसाब से और इसे किधर भी मूव किया जा सकता है। आप इसे बड़ा करना चाहते हैं फुल स्क्रीन पे तो इसके लिए आप यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करिएगा और इसी पे क्लिक करेंगे तो रिस्टोर डाउन हो जाएगा। यानी जब हम छोटा करते हैं तो इसे रिस्टोर डाउन करते हैं और जब वापस इस पे क्लिक करें बड़ा आता है तो इसे मैक्सिमाइज करते हैं। इस बटन को हम कंट्रोल बटन कहते हैं या क्लोज बटन कहते हैं, इसे हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको ऑप्शन आएगा फाइल मेन्यू, यहाँ पे इसे हम मेन्यू के नाम से जानते हैं। इसमें पहली जो मेन्यू आती है इसे हम फाइल मेन्यू के नाम से जानते हैं। इनके अलावा यहाँ पे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, ये सभी जितने भी दिखाई दे रहे हैं इन सभी को हम टैब के नाम से जानते हैं। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके के कई सारे टैब दिखाई देते हैं और किसी भी टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पट्टी आता है ये व्हाइट कलर का। इस पूरे व्हाइट कलर की पट्टी को हम रिबन के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम रिबन कहते हैं। और इस रिबन के अंदर आप एक एक छोटे छोटे टूल्स को देख पा रहे हैं, इन सभी को एक एक को हम टूल्स कहते हैं। हालांकि प्रत्येक टूल्स का अपना एक ग्रुप होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडू ग्रुप है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ फॉन्ट ग्रुप दिए हुए हैं, यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे स्टाइल ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप दिया हुआ है। इस तरीके के कई सारे ग्रुप नीचे दिखाई देते हैं। इन्हें हम ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, इसे हम ग्रुप भी बोलते हैं और इसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है रूलर बार।
रूलर बार का काम होता है कि डॉक्यूमेंट की चौड़ाई कितनी रखनी है, यानी उसकी साइज को मापने के लिए हम रूलर बार का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट को कभी भी मैपिंग करना है कि ये डॉक्यूमेंट कितने सेंटीमीटर चौड़ा है, कितने सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रूलर बार का यूज करते हैं। यहाँ पे जो साइड साइड के एरिया बच रहे हैं, इस पूरे एरिया को मार्जिन एरिया बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर आ रहा है, यहाँ पे हम किसी भी टेक्स्ट को लिख करके आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ जो अगर आप डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार दो तरीके से होते हैं। जब भी हम डॉक्यूमेंट को ज्यादा जूम करते हैं तो ये दोनों स्क्रॉल बार आ जाते हैं। इस वाले स्क्रॉल बार को हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इस वाले स्क्रॉल बार को हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे स्क्रॉल बार कैसे काम कर सकते हैं, इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि इसे हम रूलर बार बोलते हैं। और रूलर बार का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट को मापना। ये भी दो तरीके से होते हैं, इन्हें हम हॉरिजॉन्टल रूलर बार करते हैं और इन्हें हम वर्टिकल रूलर बार करते हैं। अब आते हैं हम लोग इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे, इससे पहले आप लोगों ने नोटपैड चाहे MS पेंट या MS वर्ड के अलावा और जो भी प्रोग्राम पढ़े थे, उसमें जब भी कोई प्रोग्राम लिखना होता था या कोई टेक्स्ट लिखना होता तो मैनुअली हम लिखते थे। इसमें अगर आप चाहते हैं डेमो टेक्स्ट इंसर्ट करना, तो इसमें काफी आसान है। जब कभी भी आपको टेक्स्ट की ज्यादा जरूरत हो तो आप छोटा सा फंक्शन यूज करके आप अपने आवश्यकता अनुसार जितना चाहे उतना टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इक्वल टू RAND रन करने के बाद आपको कोष्टक को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। आप देख पाएंगे यहाँ पे इतने पैराग्राफ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से जब भी हमें जितना भी पैराग्राफ चाहिए बस इक्वल टू रन लिखना है, और रन लिखने के बाद कोष्टक क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना आ जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो 10, 20, 50 पैराग्राफ की, तो उतना पैराग्राफ इसमें टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 25, कोष्टक क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट 25 यहाँ पे पैराग्राफ आ चुके हैं। इस प्रकार से हमें जब कभी भी जितनी भी पैराग्राफ की जरूरत होगी, हम यहाँ पे इक्वल टू रन लिखेंगे और जितना पैराग्राफ चाहिए उतना टाइप करके हम इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार में इसमें मैक्सिमम 200 पैराग्राफ को इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैं 200 लिख करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 पैराग्राफ लिखा गया है। लेकिन इससे ज्यादा अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप इसकी मदद से नहीं लिख सकते हैं। एक बार में मैक्सिमम सिर्फ 200 पैराग्राफ लिखा सकता है। अगर मैं 500 लिख दूं या 600 लिख दूं और एंटर प्रेस करूं, तब भी मात्र 200 पैराग्राफ हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आवश्यकता अनुसार जितना भी पैराग्राफ की जरूरत हो उतना आप इक्वल टू रैंड फंक्शन की मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अभी भी समस्या है कि आप देखेंगे इस पैराग्राफ की जो लाइनिंग है, इसमें 3 लाइन दिया हुआ है, इसमें भी 3 से 4 लाइन दिया हुआ है, और इसमें भी 3 से 4 लाइनें हैं। प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर 3-3 लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर आप चाहते हैं इस लाइनिंग की संख्या को भी बदलने के लिए, तो आप इसके लिए फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। इक्वल टू RAND रैंड लिखेंगे, और कोष्टक में अगर आपको 50 पैराग्राफ चाहिए तो 50 लिखिएगा, और कॉमा लगाने के बाद आपको नंबर ऑफ लाइन लिखना होगा, यानी कितने लाइनें चाहिए प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर। तो हमने यहाँ पे 10 लिख दी, यानी कि 50 पैराग्राफ मिलेगा और प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर हमें 10-10 लाइन मिलेंगे, और एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे सारे के सारे पैराग्राफ आ गए हैं और लाइनिंग भी आ चुकी है। तो हमें अभी 50 पैराग्राफ मिले हुए हैं और प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर 10-10 लाइनें हमें यहाँ पे स्क्रीन पे मिल पा रही है। तो जितनी भी लाइनें चाहिए बस बहुत सिंपल है, इक्वल टू रैंड लिखना आपको, और जितना आपको पहले पैराग्राफ चाहिए उतना पहले लिख लीजिए। जैसे 10 पैराग्राफ चाहिए तो 10, कॉमा लिख करके आपने 5 लिख दिया, तो 10 पैराग्राफ 5 लाइनें मिलेंगे इसमें। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इनके अलावा एक और तरीका होता है जिससे हम डेमो टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। वो तरीका होता है इक्वल टू LOREM, लोरेम। कोष्टक को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, तब भी यहाँ पे हमें डेमो टेक्स्ट मिल जाता है। हालांकि आप चाहें तो इसमें भी लाइनिंग की संख्या को ज्यादा कर सकते हैं और पैराग्राफ की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया लोरेम, और कोष्टक में 50 लिखा, एंटर प्रेस किया, देखिए 50 यहाँ पे लाइनिंग की जो है यहाँ पे डेमो टेक्स्ट मिल गया। अगर इनकी लाइनिंग की संख्या भी बदलना है तो आप कॉमा लगा करके, जैसे कि आपने रैंड फंक्शन यूज किया था, वैसे लोरेम फंक्शन भी यूज करके टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको कोई टेक्स्ट लेना होगा बस सिंपल से फॉर्मूला यूज करिएगा, रैंड फंक्शन आ जाएगा। तो मैं अभी रैंड लिख करके एंटर प्रेस करूंगा, हमारे सामने ये पैराग्राफ आ चुका है, और अब इसी पैराग्राफ के ऊपर हम जितने भी टूल्स दिए हैं इन सभी टूल्स का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पहला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को अगर हमें बोल्ड करना हो तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले इसे, और सेलेक्ट करने के बाद बी पे क्लिक करके इसे हम बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी होती है। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तब भी ये किसी भी कंटेंट को बोल्ड किया जा सकता है। यदि किसी कंटेंट को अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं यानी तिरछा करना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई बटन प्रेस करेंगे, ये इटैलिक हो जाएगा। यानी किसी भी कंटेंट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई की का यूज किया जाता है, या फिर आप यहाँ आई पे क्लिक करके इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर अंडरलाइन करना है तो सेलेक्ट करके यू पे क्लिक करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं। यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। इनके अलावा अगर आपको ऐसा भी लगता है कि किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना है,
तो उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। एक साथ में कंट्रोल शिफ्ट और डी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कंटेंट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन की स्टाइल को चेंज करनी है तो इसके लिए आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ आने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा अंडरलाइन की डिजाइन। इस डिजाइनिंग में आइएगा और यहाँ से जो भी अंडरलाइन के डिजाइन आपको समझ में आ रहा है वो डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद से अगर आप चाहें तो अंडरलाइन के कलर को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर का अंडरलाइन हुआ है, इसे हमें रेड कलर में करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर के अंडरलाइन कलर पे क्लिक करके इसे रेड ब्लू ग्रीन जो भी देना चाहे हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद जो टूल आता है इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू टूल का यूज किया था किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी टेक्स्ट को बीचों भाग से काटना हो तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू टूल पे क्लिक करके कट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कभी भी देखते होंगे किसी चीज का जो प्राइस लिखा होता है, ज्यादातर जगह पे जब भी कोई डिस्काउंट मिलता है तो वहाँ पे पुरानी वाली प्राइस को कंपनी कट कर देती है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस, सपोज करिए कोई टी शर्ट है, उस टी शर्ट की प्राइस जो है 599 का है और उसे ऑफर में कंपनी आपको 399 में दे रही है। तो 399 में दे रही है तो यहाँ पे 599 को यहाँ पे सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू से कट करना होगा, जिससे ये पता चले कस्टमर को कि पहले इसकी प्राइस 599 थी और अभी इसकी जो प्राइस है 399। तो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू का यूज करके किसी भी पुराने टेक्स्ट को कट करके उसके जगह पे नए टेक्स्ट को लिखा जा सकता है। जब भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसे आप सुधार सकते हैं, इसके लिए कट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसे हम डिलीट करके दोबारा से सही से लिख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहां भी कोई गलती होगा उसके जगह पे हम स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे, बल्कि हम उस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें पुराने टेक्स्ट को बदल करके किसी और टेक्स्ट को दिखाना होता है। ये जो टूल दिखाई देता है इस टूल का नाम होता है सबस्क्रिप्ट टूल, और सबस्क्रिप्ट टूल का काम होता है किसी भी चीज को बेस में लिखना। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि मान के चलिए आपको लिखना है H2O या आपको H2SO4 लिखना है या लॉग लिखना हो, तो देखते हैं इन सभी टेक्स्ट के नीचे जो टेक्स्ट लिखा आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया लॉग और नीचे 10 लिखना है, तो हम इसका यूज करेंगे और यहाँ पे 10 लिख लेंगे। तो इस तरीके से log 10 लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, और वापस इसको हटा देंगे। तो इस तरीके से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, log 10 का यूज कर सकते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो जो है H2O भी लिख सकते हैं। H2O लिखने के लिए H लिखना होगा, पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा, 2 को नीचे लिखना होगा, फिर यहाँ से हटा देंगे, H2O लिख लेंगे इस तरीके से। तो कोई भी चीज जब बेस में लिखना होता है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट का, और इसका एक शॉर्टकट की होता है जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं। पहले आपको जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा, और उसके बाद से अगर आपको कोई टेक्स्ट नीचे लिखना है यानी बेस में लिखना होगा तो इसके लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस के बगल में एक टेक्स्ट देता है, बैक स्पेस के बगल में एक की दिया होता है जिसका नाम होता है इक्वल टू बटन। तो कंट्रोल के साथ अगर इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो देखिए बेस में लिखेगा, और फिर कंट्रोल इक्वल से करेंगे तो ये सामने लिखना शुरू कर देगा। तो H2O हम लिख देंगे या H2SO लिख लेंगे, तो हमने यहाँ पे SO लिख दिया। 4 लिखने के लिए फिर कंट्रोल के साथ इक्वल टू 4 और फिर हटा देंगे। तो इस तरीके से H2SO4 लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सुपर स्क्रिप्ट टूल। तो सुपर स्क्रिप्ट टूल का यूज क्या था, किसी भी टेक्स्ट को पावर में लिखने के लिए। जैसे कि मान के चलिए आपको A+B का होल स्क्वायर लिखना है, तो A+B का होल स्क्वायर लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस तरीके से होल स्क्वायर कर लेना है, और फिर आप इसे हटा भी सकते हैं। तो कोई भी चीज पावर में लिखना है तो आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। इसे हम सुपर स्क्रिप्ट टूल कहते हैं, और इसका काम ये होता है किसी भी चीज को पावर में लिखना है, यानी कोई भी चीज अगर पावर में लिखना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट टूल का यूज करके लिख सकते हैं। इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड में, आप चाहें तो उस शॉर्टकट को लिख सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ कि पहले आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा, पर उसके बाद से शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा, और उसके बाद से इक्वल टू बटन प्रेस करना होगा। अगर इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। यानी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू बटन, यानी सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू बटन का प्रेस करते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो टूल हो दिया हुआ है, इस टूल का नाम होता है यानी फॉन्ट टूल। फॉन्ट टूल का काम क्या होता है कि अगर आपको किसी कंटेंट को उसका फॉन्ट चेंज करना हो तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ जा करके उस कंटेंट का यहाँ से फॉन्ट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, अभी हमारे द्वारा लिखे गए जितने भी टेक्स्ट हैं उनका फॉन्ट ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से फॉन्ट दिए हुए हैं, उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से टेक्स्ट भी बदल रहा है। तो जितनी दूर की एरिया को अगर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा करके चेंज करेंगे, सिर्फ उतनी दूर की एरिया ही यहाँ से चेंज होगा। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम यहाँ से उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से अगर आपको ऐसा लगता है किसी पैराग्राफ की साइज को बड़ा करना है तो उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट का यूज करके इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करके हम बड़ा कर सकते हैं, और डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज करके इसे हम छोटा कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट की साइज को हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट बड़ा करने के लिए हम इसका भी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसमें अगर किसी टेक्स्ट को लिखना चाहे तो कम से कम 8
और अधिकतम यहाँ पे 72 तक दिए हैं, यानी ये इसकी बाय डिफॉल्ट साइज है 8 से लेकर 72 तक लिखने के लिए। इतनी साइज में हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी चीज को लिख सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी बड़ा लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे 200 500 चाहे जितना भी पिक्सल आपको बड़ा करना हो, सॉरी जितना पॉइंट बड़ा करना होगा उतना पॉइंट लिख करके एंटर प्रेस करेगा, उतना पॉइंट ही बड़ा हो जाएगा। तो किसी भी कंटेंट को बड़ा कर सकते हैं। इसमें अगर फॉन्ट की बात करूँ बड़ा करने के लिए, तो आप इसमें 1638 तक बड़ा कर सकते हैं। 1638 फॉन्ट तक बड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ा, जितना बड़ा समझ लिए कि आप 10 पेज में भी एक कैरेक्टर को नहीं लिख पाएंगे, इतनी बड़ा हो जाएगा। तो इसे हमें छोटा करना होगा, इतना बड़ा रखने का कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा जो है 10 से 12 14 जो भी आपकी साइज है उसके हिसाब से जो है इसको लिखिएगा। यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं। इसके बाद से अगर कोई भी कंटेंट पहले से आपने सेंटेंस केस में लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेंटेंस केस में पहला कैरेक्टर बड़ा है, बाकी सभी कैरेक्टर छोटे लेटर में दिए हुए हैं। तो अगर आप इन्हें चाहते हैं कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना, यानी किसी कंटेंट को लिखने के बाद अगर बाद में आप उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पहले कंटेंट को सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाकर के आपको यहाँ से कैपिटल यानी अपर केस में चेंज करना होगा। देखिए ये सभी के सभी बड़े लेटर में। अगर पूरे को चेंज करना है तो कंट्रोल ए बटन दबाएंगे और सभी के सभी टेक्स्ट आसानी से यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बार सभी टेक्स्ट अगर सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ से जाकर के हम इसे कैपिटल यानी अपर केस में इसे चेंज कर सकते हैं। इससे अगर आपको छोटे लेटर में कन्वर्ट करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ जाकर के आप इसे लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी देखेंगे सब के सब कैरेक्टर अब छोटे लेटर में हो गए हैं। और अगर आप इसे सेंटेंस केस में करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके वापस से यहाँ जाकर के आप इसे सेंटेंस केस में भी कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे और सारी चीजें दे रखी हैं। टॉगल केस में भी कर सकते हैं, कैपिटल ईच वर्ड में भी कर सकते हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा रहे तो इसे आपको बड़ा करने के लिए यहाँ से जाकर के आप कैपिटल ईच वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से कैपिटल ईच वर्ड में भी हो जा रहा है। और अगर इसमें प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को छोटा करना हो तो यहाँ से जाके टॉगल केस भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टॉगल केस हो गया। इसे आप शिफ्ट के साथ F3 बटन के साथ भी बदल सकते हैं। यानी शिफ्ट प्लस F3 बटन अगर प्रेस करते हैं फंक्शन का तो ये ऑटोमेटिक जो है चेंज केस हो जाएगा, यानी सेंटेंस के जो चेंज केस हो जाएगा, यानी हम इसे बदल सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आप इसे कोई कलर देना चाहें तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जाकर के आप अपने हिसाब से इसे कलर भी दे सकते हैं। कलर देने के बाद अगर आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो पार्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करिएगा और हाईलाइट बटन पर क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हैं। या हाईलाइटर को सेलेक्ट कर लिएगा जो भी कलर चाहिए, उसके बाद से जिस एरिया को या जिस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है या टेक्स्ट को उसे सेलेक्ट करके इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइटर टूल का यूज होता है हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइटर के बहुत सारे कलर दिए हैं, जो भी कलर चाहिए उसको सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे वो हाईलाइट कर देंगे। यहाँ से हम जाकर के पार्टिकुलर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, कलर में जाना होगा और यहाँ से जाके जो भी कलर लेना हो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो इस तरीके से कलर चेंज हो जाएंगे। बड़ा करना बड़ा कर लिए, छोटा करना छोटा कर लिए। ओके, तो अब आपने ये सब चीज देख लिया। अब हम सीखेंगे टेक्स्ट टाइपोग्राफी टूल को। तो जैसे कि आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया पडरौना इंस्टीट्यूट। और पडरौना इंस्टीट्यूट लिखने के बाद अगर आप इसे चाहते हैं टाइपोग्राफी देना, यानी कि थोड़ी अच्छी स्टाइल देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टेक्स्ट टाइपोग्राफी टूल को। इसके लिए सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टेक्स्ट टाइपोग्राफी या टेक्स्ट इफेक्ट टूल का यूज करेंगे। यहाँ जाके जो भी इफेक्ट अच्छा लगेगा उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से जाके इसे बड़ा कर लीजिए। ये देखिए काफी क्रिएटिव लुक आ रहा है यहाँ पे। इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अभी इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट में जाना और यहाँ जाकर के इसे कलर को चेंज कर लेना है। ये काफी अच्छे तरीके से इसकी डिजाइन आ रही है। अगर आप इसका आउटलाइन कलर चेंज करना चाहते हैं, यानी इस टेक्स्ट के साइड साइड का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ आइएगा और यहाँ आने के बाद आउटलाइन पे जाकर के जो भी कलर ऐड करना वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रेड कलर ऐड किया तो इस टेक्स्ट के साइड साइड में यहाँ पे रेड कलर आ जाएंगे। और अगर इस टेक्स्ट के साइड साइड में अगर आपको येलो कलर करना है तो यहाँ आकर के आउटलाइन में जाकर के इसे येलो कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं टेक्स्ट के साइड में येलो कलर आ गया। और अगर आपको कोई कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ जाकर के आउटलाइन में कर दिए नो आउटलाइन, मतलब कोई कलर नहीं आएगा। इनके अलावा शैडो का ऑप्शन आ रहा है कि अगर टेक्स्ट का कोई शैडो टूल पे क्लिक करके इसे शैडो भी दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे शैडो दे दिया, देख सकते हैं यहाँ पे तो जिस तरीके का आपको शैडो चाहिए आप शैडो लगा सकते हैं। आप बैकएंड में अगर शैडो चाहिए तो सेलेक्ट करके बैकएंड वाले शैडो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनके अलावा आप जाकर के यहाँ पे चाहे तो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन टूल पे क्लिक करके रिफ्लेक्ट करना है तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होकर के उल्टा नीचे की तरफ दिख रहा है। तो इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। इसे आप चाहें तो यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप कर दिएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपको कोई शैडो नहीं लगाना है तो शैडो में जाकर के नो शैडो कर दिए, शैडो भी गायब हो जाएगा। और अगर आपको कोई आउटलाइन नहीं लेना है तो आउटलाइन में आकर के यहाँ से नो आउटलाइन कर दिए, आउटलाइन में गायब हो जाएगा। अब ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट का जो है ग्रो चेंज करना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको यहाँ जाना है, ग्लो में क्लिक करना है। ग्लो में जाकर के यहाँ से जो भी ग्लो लेना है आप ग्लो ले सकते हैं। ग्लो का मीनिंग ये होता है कि टेक्स्ट के इर्द गिर्द में जो कलर देने होंगे वो हम यहाँ से ग्लो की मदद से दे सकते हैं। अभी बैकग्राउंड में येलो कलर आ रहा है, इससे ग्लो की कलर को चेंज करने के ग्लो में जाएंगे और यहाँ से जाकर के जो भी कलर चेंज करना चाहें या ग्लो कलर में जाकर के यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। और एक बार कोई टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है तो इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से जाकर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करके इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यानी किसी भी कंटेंट को डिजाइन करने के बाद अगर वो पसंद नहीं आता तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करके इसे फॉर्मेट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के आपने क्लास में देखा कि कैसे आप जो है फॉन्ट ग्रुप का यूज कर पाएंगे, यानी फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी टूल दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना है इनके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब दोस्तों हम आप लोग को अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट टूल के बारे में बताएंगे। बने रहे इस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।